Yeah, I think. हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद द न्यू अकेडमिक ईयर का वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री एंड दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आपके साथ ये चैप्टर शुरू करने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ेदार है और पूरे 7 मार्क्स का है आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में। तो अच्छी तरह ये चैप्टर को आज हम करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम माय न्यू स्टूडेंट्स। आई नो कि क्लास 9 में बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं। भाई चल जा right, so welcome to today's session. Now before we start with today's session, let me tell you who I am. My name is Surabhi Gupta. मैं SST पढ़ाती हूँ आपको इस चैनल में। आई एम योर सोशल स्टडीज़ एजुकेटर। इससे पहले मैंने बैचलर्स किया है लेडी श्री राम कॉलेज से, मास्टर्स किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से। आई वर्कड फॉर अ फ्यू ईयर्स एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड काफ़ी सारी कंपनीज में। नाउ आई एम हियर एट वेदांतु। दैट्स अ लिटिल बिट अबाउट मी। आई लव सोशल स्टडीज़ एंड आई होप दैट बाय द एंड ऑफ द ईयर, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हिस्ट्री को स्पेशली प्यार करने लग गए हैं, आप भी ऐसे स्टूडेंट बनो हु विल स्टार्ट लविंग मी as well as history, right? So let us begin with the session quickly. जो बच्चे नए हैं जल्दी से हार्ट दे दो अभी चैट बॉक्स में। गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। थम्स अप का बटन वहीं पर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द नोटिफिकेशंस। क्योंकि इस चैनल पे हम आपको पढ़ाते हैं एसएसटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स, बहुत सारी चीज़ें। बहुत अमेजिंग टीचर्स हैं आपके लिए, ठीक है। सो लेट अस बिगिन। The expert in anything was once a beginner, right? बिल्कुल सही बात। अगर आपको किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बनना है, you first have to know how to be a beginner, right? इस कोट से शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर के। नो गाइस, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एज आई सेड, दिस चैप्टर इज़ फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। तो दैट मीन्स एक 5 मार्कर तो आएगा ही आएगा इस चैप्टर से, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक 2 या 1 मार्कर आएगा, ठीक है। यूजुअली 5 मार्कर इस चैप्टर से आते हैं एंड बहुत स्कोरिंग भी होते हैं, क्योंकि ना क्या है कि जो चैप्टर आप शुरू में पढ़ते हो एट द स्टार्ट ऑफ द अकेडमिक ईयर, वो आप मिड टर्म्स में भी करते हो, वो आप यूनिट टेस्ट में भी करते हो, वो आप फाइनल एग्जामिनेशन में भी देते हो, तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, तो दैट चैप्टर सबसे अच्छा होता है आपका। तो मेक श्योर कि आप ये वाले ईजी चैप्टर्स जो है इनको अच्छी तरह साल के शुरुआत से करो, ठीक है। दैट विल एंश्योर कि आपका जो है एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर अच्छा जाए। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। सॉरी गाइस। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। ना गाइस, चैप्टर जो है ना, जैसे कुछ मूवीज नहीं होती एकदम से शुरू होती है, कुछ भयंकर सा सीन दिखाता है एंड देन यू गो बैक टू द प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट क्या चल रहा है, राइट। तो वैसे ही आज हम आपके एनसीईआरटी जिसने भी लिखी हो बहुत ड्रामेटिक थे, वो शुरुआत करते हैं किताब को, इस चैप्टर को, विद एन इंसिडेंट दैट टेक्स प्लेस ऑन द 14th of July 1789। ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट है, ठीक है, याद रखना इसको। 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह को क्या पेरिस में ऐसी कुछ सिचुएशन थी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि गोलीबारी चल रही है, लोग कुछ मरे हुए हैं ज़मीन पर, है ना। समथिंग हैज़ हैपेंड इन फ्रांस, इन पेरिस, इन द सिटी ऑफ पेरिस, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, है ना। तो इस दिन हुआ क्या था, अराउंड 7,000 लोग जो है राजा और रानी से इतने त्रस्त आ गए थे, इतने परेशान हो गए थे, दैट दे वेंट टू द पैलेस, और उसके सामने उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, अपने दुख दर्द ज़्यादा बताना शुरू कर दिया था। अब जब राजा को ये पता चला तो उन्होंने अपने एक अफवाह फैली लोगों में कि जो राजा है वो अपने ट्रूप्स भेजने वाले हैं लोगों को मारने के लिए। अब जब ये अफवाह फैलने लग गई तो लोगों ने कहा कि भाई राजा हमको मारे, इससे पहले हमें भी वेपन्स अपने हाथ में ले लेने चाहिए। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन, जो भी सिंबल्स थे राजा के, उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले वो लोग गए बास्टाइल में। बास्टाइल क्या था, तो एक फोटो देख लेते हैं। दिस इज बास्टाइल विच वॉज अ फोर्ट प्रिजन। फोर्ट प्रिजन मतलब एक फोर्ट्रेस था, एक बड़ा सा कैसल था,
जहां पर प्रिजनर्स को रखा जाता था। प्रिजनर्स कौन थे? जो राजा के अगेंस्ट बोलते थे, जो राजा जिनको एक तरीके से पनिश करता था, उनको इस प्रिजन में रखा गया था। तो लोगों ने डिसाइड किया कि इस प्रिजन में चलते हैं। क्यों? नाचने? नहीं, उन्होंने कहा कि इस प्रिजन में जाके जो क्रिमिनल्स है उनको रिलीज करते हैं, क्योंकि वो क्रिमिनल्स नहीं है, हम राजा के दुश्मन, राइट, राजा ने उनको बंदी बनाया है तो उनको रिलीज करते हैं। दूसरा उनका ये मोटिव था कि वहां के जो आर्म्स वेपन्स उनको मिलेंगे उसको लेके वो राजा की आर्मी पे अटैक करेंगे। ठीक है, सो दे हेटेड बास्टाइल। व्हाई वाज इट हेटेड? बिकॉज इट वाज अ सिंबल ऑफ मोनार्की, इट वाज अ सिंबल ऑफ द राजा का रूल, है ना, जिससे वो काफी परेशान थे। क्यों परेशान थे? ऐसा क्या हो गया था कि लोग इतने त्रस्त आ गए थे? वो हम आगे पढ़ेंगे। पर आप समझ लो कि आप अपने दिमाग में ना एक पिक्चर बना लो। 14 जुलाई 1789, लोग सड़क पे है, धुआंधार गोलीबारी चल रही है, लोग जो है बास्टाइल फोर्ट पहुंच गए हैं, जहां पर प्रिजन है, वहां पर उन लोगों ने काफी ज्यादा लोगों को मार दिया है, कमांडर्स को मार दिया है, वहां पर वेपन्स ले लिए हैं एंड प्रिजनर्स को रिलीज करवा दिया गया है। राइट नाउ इट इज बिकॉज ऑफ जो हिस्टोरियंस है वो बोलते हैं कि दिस इवेंट इज द स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, ये जो इवेंट हुआ जिसमें 7,000 लोग जो है वो पैलेस तक पहुंचे, फिर राजा ने एक अफवाह फैली कि राजा जो है अपने ट्रूप्स भेजने वाले हैं, और फिर ये जो पूरी कहानी हुई इसको हम क्या बोलते हैं? द स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। Now, why did the French Revolution take place? हम क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा थीम ऑफ द चैप्टर समझते हैं। Now guys, ये जो हमारा सीरीज है उड़ान, इसमें हम बहुत आराम से चैप्टर करेंगे, छोटा छोटा पार्ट करेंगे हर एक सेशन में। क्यों? चाहूँ तो मैं 1 शॉर्ट वीडियो भी बना सकती हूँ, क्योंकि गाइज ये जो नया एकेडमिक ईयर होता है ना, शुरू से आपको बस थोड़ा पढ़ना है और समझना है, और स्टोरी की तरह समझना है, अपने दिमाग में पिक्चर करनी है पूरी स्टोरी, तभी आपको हिस्ट्री में मज़ा भी आएगा, आपका फाउंडेशन भी स्ट्रांग होगा। और अब क्योंकि सीबीएसई ने बोल दिया है कि आप कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस 50% होंगे एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में, मतलब रटना अब नहीं चलेगा गाइज, रट्टा अब नहीं चलेगा, चैप्टर समझने की ज़रूरत है। तो मेक श्योर कि आप एक भी वीडियो मिस ना करो, आप एक भी एक्सप्लेनेशन मिस ना करो। रिप्ले देख रहे हो तो 1.5x 2x पे देख लो, चाहो अगर आपको ज़्यादा स्लो लग रहा है, बट देखना ज़रूर, एंड तक देखना। क्लास में नोट्स बनाते रहना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, जो समझ आ रहा है वो लिखना, या फिर पॉपकॉर्न खाते खाते आराम से बैठ के सिर्फ कहानी की तरह समझना अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो। ठीक है, दैट इज इट। मेरा कर्तव्य है कि बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको सब समझ आ जाए, आपको मजा आ जाए हिस्ट्री पढ़ने में। दैट इज माय एम, और मैं करती रहूंगी इसको पूरा। ठीक है, तो चलो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पार्ट। हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो 14 जुलाई को हुआ था 1789 में, याद रखना दिस इज द इम्पॉर्टेंट डेट। इससे पहले हम 1774 तक जाएंगे, ठीक है, जहां पर ऐसा क्या हुआ दैट लेड टू द रेवोल्यूशन, एंड रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ। तो रेवोल्यूशन से पहले क्या हुआ, रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, दैट इज व्हाट द चैप्टर इज अबाउट। तो हम पहले समझेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी थी कैसे, क्या प्रॉब्लम उसमें ऐसी हुई जिसके वजह से लोग राजा रानी से इतने परेशान हो गए थे, कैसे आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस जो है उसने कैसे मोनार्की को एबॉलिश किया। मोनार्की क्या होता है, मोनार्की होता है जब एक बड़े से एरिया को एक राजा रूल करता है, 1 पर्सन इज रूलिंग। अब मोनार्की में जो राजा होता है उसको बोला जाता है कि जो राजा इसीलिए है क्योंकि भगवान ने इसे चुना है, डिवाइन इंटरवेंशन है ना, भगवान ने चुना है इसलिए हमें राजा की बात माननी चाहिए। तो मोनार्की जो है उसको एबॉलिश की जाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, और एक रिपब्लिक बना दिया जाता है फ्रांस को। रिपब्लिक मतलब जहाँ पर हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, एक तरीके से जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, है ना, जहाँ पर जो हमारे लीडर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं। तो वो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, कैसे नेपोलियन आता है, डिड वुमेन टेक पार्ट इन द रेवोल्यूशन, स्लेवरी का क्या कॉन्सेप्ट था फ्रांस में, हम ये सब पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है, बड़े चिढ़ में आता है, पढ़ क्यों रहे भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जब हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडियंस हैं, व्हाई वी स्टडीइंग अबाउट समथिंग हैपनिंग इन फ्रांस, यूरोसेंट्रिज्म है यार, ये गलत है, इंडियन एजुकेशन है ही बेकार, है ना, ये आता है ना दिमाग में। बट गाइस ऐसा नहीं है, सीबीएसई इतना भी बुद्धू नहीं है, कुछ सोच समझ के ये चैप्टर आपके कोर्स में डाला गया है। एंड एक सिंपल सी बात है,
जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं भारत में, नेशनलिज्म इन इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश, ये जो टर्म है नेशनलिज्म, टर्म लिबर्टी, इक्वालिटी, सब जो हम टर्म्स यूज करते हैं आजकल आराम से बिना सोचे समझे, ये जो टर्म से पहली बार कॉइन हुए थे, पहली बार प्रैक्टिकलिटी में लाए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। मतलब कहा जाता है कि राष्ट्रवाद का सबसे पहला एक्सप्रेशन, नेशनलिज्म का फर्स्ट एक्सप्रेशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद जो भी नेशनलिज्म हुए, इंडिया में हुआ, जर्मनी में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, इट हैपेंड आफ्टर दिस मॉन्यूमेंटल मोमेंट। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी स्टडी अबाउट इट। इसके बिना ये होता है ना, जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक मोमेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको जो समझने की जरूरत है कि बच्चों आप आए हो क्लास 8 से क्लास 9। क्लास 8 इजी था, क्लास 9 आपको टफ लगने वाली है। लेट इट बी एनी सब्जेक्ट, क्लास 9 इज अ बिग जंप, है ना। तो माई यू नो आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस मी कि आप एसएससी छोड़ोगे नहीं सोच के कि मैथ्स और साइंस ज़्यादा मुश्किल है। शुरू से, अभी से आप पढ़ना शुरू कर दोगे। जो अगर आप अभी कर रहे हो, वेरी गुड, वीडियो को थम्स अप दे दो इसी बात पे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। समझ आ गई? तो 14 जुलाई 1789 पे एक बास्टाइल डे होता है। लोग जो है तहस नहस मचा के राजा रानी के अगेंस्ट खड़े होके बास्टाइल फोर्ट में जाके, प्रिजन में जाके प्रिजनर्स को रिलीज कर देते हैं, कमांडर को मार देते हैं, वेपन्स अपने हाथ में ले लेते हैं। दैट इज द स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बट हम उस पॉइंट तक आते कैसे हैं, उसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि फ्रेंच सोसाइटी थी कैसी इन द लेट 18th सेंचुरी। नाउ 18th सेंचुरी क्या है, जो बच्चे मुझसे यंग वंडर्स में पढ़े, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। 18 मतलब -1 कर दो, सो यू हैव 1700 टू 1799। ये वाला पीरियड हुआ 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी समझ लो 1775 के बाद वाला पीरियड, लेट बात हो रही है ना। तो कैसी थी फ्रेंच सोसाइटी? अब गाइस 1774 पे हम लोग जंप करने वाले हैं, और 1774 की बात करें तो नया राजा जो है बना था फ्रांस का, एंड दैट वाज लुई 16। लुई 16 काफ़ी खुश थे। क्यों? क्योंकि एक, वो राजा बन गए थे, राजा किसको नहीं बनना, है ना। और दूसरा क्योंकि उनके 20 साल की एज में शादी कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि भैया मेरी लाइफ तो है सेट। लेकिन जब वो राजा बने तो उन्हें एक बहुत ही बड़ी दुख की खबर मिली, दैट इज उनकी जो ट्रेजरी थी वो बिल्कुल खाली थी। उनके किंगडम में, उनके खुद के जेब में एक भी पैसा नहीं था। अब गाइस कोई भी स्टेट हो, कोई भी किंगडम हो, कोई भी घर हो, उसको बिना पैसे के हम नहीं चला सकते। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट वाज द रीजन कि फ्रांस के जो कॉफर्स थे वो बिल्कुल खाली थे, ट्रेजरी जो है वो बिल्कुल खाली थी, ऐसा क्यों था? तो गाइस सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो फ्रांस है उसको ना लड़ने झगड़ने में बड़ा मजा आता था। इट यूज टू फाइट मैनी वॉर्स, कभी ब्रिटेन से लड़ लिया, कभी यूएसए में ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ लिया, तो काफ़ी सारी वॉर्स वो फाइट करता था। अब जब आप वॉर फाइट करते हो तो आर्मी को पैसे देने पड़ेंगे, खाना खिलाना होगा, वेपन्स खरीदने होंगे, इन सब में पैसे खर्च होते हैं, है ना। तो वॉर जो है इट ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस एंड इट इंक्रीज्ड द डेट टू 2 बिलियन लिवर। ठीक है, लिवर इज द करेंसी ऑफ फ्रांस। अब लिवरे बोलो जिससे स्पेलिंग याद हो। फ्रेंच इंग्लिश बहुत मुश्किल है, तो इवन दो आई माइट प्रोनाउंस इट हाउ इट इज रिटन, आप भी ऐसे ही प्रोनाउंस करो जिससे गलत स्पेलिंग एग्जाम में ना लिखो। लिवरे लिखा है, लिवरे बोलो, है ना। तो क्या हुआ, क्योंकि फ्रांस इतना ज़्यादा वॉर करता था तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे ड्रेन हो गए उसके सारे, एंड उसका जो डेट है, मतलब कर्जा है जो उसने बड़े बड़े बैंकर्स, मनी लेंडर्स, अलग अलग कंट्री से लिया था, वो बढ़ के 2 बिलियन लिवरे तक पहुंच गया था, लिवर तक पहुंच गया था। दूसरा ये है कि जिस पैलेस में राजा रानी रहते थे, दैट इज द पैलेस ऑफ वर्सेल्स, बहुत बड़ा भव्य सुंदर पैलेस था, बड़े बड़े शीशे थे उसमें, उसको मेंटेन करने का काफ़ी ज़्यादा खर्चा था, है ना। उसमें कुक्स हो गए, मेड्स हो गए, क्लीनिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, गार्डन हो गया, बहुत पैसा लगता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा जा रहा था। ठीक है, तीसरा इज कि उस टाइम पे जो ब्रिटिश एम्पायर था, जो ब्रिटिश किंगडम था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, है ना। उन्होंने हमारे ऊपर भी कब्जा कर रखा था, इसी तरीके से उन्होंने यूएसए की 13 कॉलोनीज पे कब्जा कर रखा था। अब
क्योंकि फ्रांस ब्रिटेन का अच्छा दुश्मन था, तो फ्रांस ने डिसाइड किया कि हम यूएसए की हेल्प करेंगे इन बिकमिंग इंडिपेंडेंट, और उसको हेल्प करने में बहुत सारे फ्रांस के पैसे जो है खर्च हो गए, और उनका जो डेट था वो और 1 बिलियन लिवरे से बढ़ गया। 2 बिलियन तो पहले से ही था, और 1 बिलियन बढ़ गया। ठीक है, अब लोन जब बढ़ता है तो गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है ना। जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो, बैंक से लेते हो, किसी से लेते हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस देना होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा था, 10% था। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही था फ्रांस को, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना था। काफ़ी बुरी हालत थी फ्रांस की। उसके बाद किसी भी किंगडम को गाइस चलाने के लिए कोर्ट चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी देनी पड़ती है, आर्मी मेंटेन करनी पड़ती है। इन सब के लिए भी फ्रांस को पैसों की ज़रूरत थी। अब इस सिचुएशन में लुई 16 बेचारे, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, उनके पास 2 ऑप्शन थे। या तो अपने खर्चे कम करें, वो तो कर नहीं सकते थे क्योंकि उनकी रानी थी मैरी एंटोनेट, है ना, जो यहाँ लिखा नहीं है पर मैरी एंटोनेट जो बहुत खर्चीली थी, है ना। दोनों ही बहुत पार्टियाँ करते थे, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर कपड़े पहनते थे, तो खर्चे तो उनके कम होने नहीं थे। तो दूसरा तरीका है टैक्सेशन बढ़ाना, एंड वो उन्होंने चूज़ किया। दे डिसाइडेड टू इंक्रीज द टैक्सेशन in order to fulfill the expenditure, right? अब आप कहोगे कि मैम तो क्या हमारे यहाँ भी सरकार जब चाहे टैक्स बढ़ा देती है? प्रॉब्लम ये थी कि फ्रांस की सोसाइटी इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड थी that only one group of French society was supposed to pay tax, और इस ग्रुप को हम बोलते हैं द थर्ड एस्टेट। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? द थर्ड एस्टेट। अब इस पे भी क्वेश्चन आता है, हाउ वाज द फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड इन द लेट 18th सेंचुरी, है ना। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेजीम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्ड रेजीम। याद रखना, 1 मार्कर की तरह आता है, ठीक है। तो ये जो सोसाइटी है, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जैसे हमारा कास्ट सिस्टम है, क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, शूद्रास हो गए, उसी टाइप के यहाँ भी 3 अलग अलग ग्रुप्स में पूरा समाज जो है उसको डिवाइड कर दिया गया था। पहला था जो फर्स्ट एस्टेट जिसको बोलते हैं हम, दैट वाज द क्लर्जी। क्लर्जी मतलब पीपल बिलोंगिंग टू द चर्च, है ना, उसको क्लर्जी बोला जाता था, जिनको गॉड लाइक माना जाता था। दूसरे थे नोबिलिटी, तो राजा हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, राजा के रिश्तेदार हो गए, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हो गए, ये थे नोबिलिटी। और तीसरे एस्टेट में जो बचे कुचे लोग हैं, बिजनेसमैन हो गए, स्मॉल पेजेंट्स हो गए, सर्वेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, सर्विस वाले हो गए, जो नोबिलिटी नहीं है, क्लर्जी नहीं है, बचे हुए लोग जो है वो थर्ड एस्टेट है। अब फ्रेंच सोसाइटी में जो थर्ड एस्टेट है, ओनली दे वर सपोज्ड टू पे टैक्स। सिर्फ उन्हीं को जो है टैक्स देना था। क्यों भाई? अब आप कहोगे कि मैम कास्ट सिस्टम में क्यों सिर्फ शूद्रास को गंदा काम करना था, है ना। तो वैसे सोसाइटी स्ट्रक्चर थी इस तरीके से, क्यों का कोई जवाब नहीं है ना। और यही बोला जाता था कि भैया चर्च थोड़ी ना टैक्स देगा, चर्च तो भगवान का है, भगवान का रूप है, राजा थोड़ी ना, नोबिलिटी थोड़ी ना टैक्स देगी, दे आर तो बॉर्न इन दिस फैमिली, जो प्रिविलेज है उनका ना टैक्स देना, है ना। दीज वर प्रिविलेजेस ऑफ बर्थ दैट एस्टेट 1 एंड एस्टेट 2 हैड। प्रिविलेजेस ऑफ बर्थ मतलब बर्थ के जैसे पैदा हुए उस फैमिली में कभी आपको लाइफ लॉन्ग टैक्स नहीं देना है। बट इफ यू आर बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ द थर्ड एस्टेट, तो किस्मत है आपकी फूटी, क्योंकि आपको देना है लाइफ लॉन्ग टैक्स। और टैक्स एक बार नहीं देना, टैक्स आपको देना है राजा को, और फिर टैक्स आपको देना है चर्च को। 2 तरीके के आपको टैक्सेस देने हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। नाउ गाइस, जो आपके पेजेंट्स हैं, है ना, जो थर्ड एस्टेट के फार्मर्स हैं, दे कॉन्स्टिट्यूटेड 90% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन, एंड वो लोग जो है टैक्स देते थे। उनके पास बहुत कम लैंड होती थी जो खुद की होती थी, राइट। मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज कंट्रोल्ड बाई द चर्च एंड द नोबिलिटी। मतलब एक उनको टैक्स देना। सोचो आप फार्मर हो फ्रांस में, है ना, एक आपको सारा काम करना है, लैंड भी आपकी नहीं है ना। उसके बाद आपको जो है टैक्स भी देना है, किस किस को? स्टेट को भी देना है, चर्च को भी देना है, राइट। तो जो चर्च को टैक्स देते थे उसे बोलते थे टिथ या टिथेज। चलो टिथेज जो लिखा है वही हम बोलेंगे, उसे इजीली याद होगा, है ना। टिथेज जो है चर्च लेता था, और टाइल या फिर टाइले, जैसे आपको याद करना है आप कर लो। सो टाइल जो है वो स्टेट को दिया जाता था।
टिथेस जो है वो चर्च लेती थी, टाइल जो है वो स्टेट को दिया जाता था. देयर वर टू टैक्सेस दैट द थर्ड एस्टेट पेड. ठीक है. नाउ एज आई टोल्ड यू, जो फर्स्ट टू एस्टेट्स थे उनके पास कुछ प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ, उनको लाइफ लॉन्ग कभी टैक्स नहीं देना था. वो फ्यूडल ड्यूज भी लेते थे फ्रॉम पेजेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो राजा को उनको टैक्स देना होता था, चर्च को टैक्स देना होता था, और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स है, बड़े बड़े जमींदार है, बड़े बड़े सामंत है, उनको भी कभी कभी गिफ्ट देना, उनके लिए काम करना, उनको पैसे देना उनको पड़ता था. तो आप समझ सकते हो कि थर्ड एस्टेट की इस सिचुएशन में काफ़ी बुरी हालत थी, है ना. कुछ नए वर्ड्स हमने पढ़े इस पूरे चीज़ में. पहला है लिवर या लिवरे. इट इज़ द करेंसी ऑफ फ्रांस टिल 1794. क्लर्जी, मैंने कहा कि एनीवन जो चर्च से एसोसिएटेड है, पोप हो गए, प्रीस्ट हो गए, ऑल ऑफ देम आर द क्लर्जी. फिर है टिथ और टाइल. तो टिथे इज 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. 1/10 जो है को है वो चर्च को जाता था. टाइल जो है वो डायरेक्टली स्टेट को जाता था. ठीक है. अब आई होप आपको स्टोरी समझ आ रही है. पहले हमने स्टोरी शुरू की, वो क्या हुआ 14 जुलाई 1789 को. अब उसको समझने के लिए हम बैक 1774 गए, जब लुई फिलिप और मैरी एंटोनेट, उनकी वाइफ है, वो राजा रानी बने. उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, उन्होंने टैक्सेस बढ़ाने का फैसला लिया. प्रॉब्लम क्या थी? फ्रेंच सोसाइटी इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड थी कि फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट तो प्रिविलेजेस बाय बर्थ एंजॉय करते थे, उन्हें कभी टैक्सेशन नहीं देना था. बट जो थर्ड एस्टेट है वो दो तरीके के टैक्स देता था, चर्च को भी, स्टेट को भी, है ना. तो आप समझते हो, आप समझ रहे हो कि यार हाँ, गड़बड़ आने वाली है ना. अब हम आते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस पे. नो गाइस, इस टाइम में जब हम 1789 की तरफ आते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होने लगता है ना. लोग थोड़ा बेटर खाने लगते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज थोड़ी बेटर होने लगती है. तो फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो 28 मिलियन तक बढ़ जाती है. ठीक है. नाउ इमेजिन करो, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या होगा? डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स विल इंक्रीज, है ना. अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो ऑब्वियसली लोग जो है खाना मांगेंगे, है ना. ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा खाना चाहिए. पर इस टाइम पे इतनी जल्दी खाना प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था. लाइक फूड वाज नॉट बीइंग प्रोड्यूस एट सच अ फास्टर रेट, राइट. तो इसीलिए इवन दो डिमांड बढ़ गई बट प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा था. तो फूड तो था कम, लेस फूड एंड मोर डिमांड. तो क्या होगा? इकोनॉमिक्स आता है. मेरे पास 2 बिस्किट है पर 100 लोग उस बिस्किट को खाना चाहते हैं, तो बिस्किट का प्राइस बढ़ जाएगा. वैसे ही खाना कम है, ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, तो खाने के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए. खाने के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए पर लोगों की आमदनी, वेजेस इतनी नहीं बढ़ रही थी, तो लोग अब खाना खरीद नहीं पा रहे थे. तो गाइस, जब खाना, रोटी नहीं होती, माँ नहीं होती, जब रोटी नहीं होती तो किल्लत हो जाती है रोटी की, नौकरी की, पैसे नहीं मिल रहे, तो ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू बी इन, है ना. आज इस टाइम पे जो चर्च के लोग थे, जो नोबिलिटी के लोग थे, वो बड़ा आराम कर रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, लाविश डिनर, लाविश लंच कर रहे थे, है ना. और ये आम आदमी को दिख रहा था. तो गैप जो बिटवीन रिच एंड पुअर है वो काफी ज्यादा वाइडन हो गया था इस पॉइंट तक. अब इस सिचुएशन में अगर बैड हार्वेस्ट हो जाए, if there is bad harvest, मतलब हेल आ गया, ड्राउट आ गया, हार्वेस्ट बिगड़ गया, तो क्या होगा? तो फूड और ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और कम होगा, डिमांड और बढ़ेगी एंड प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे. तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस. क्या बोलते हैं? ये बहुत ज़्यादा होने लगा था फ्रांस में. ये जो सिचुएशन थी फ्रांस में बहुत ज़्यादा होने लगा था. सबसिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ लोगों की लाइवलीहुड जो है वो एंडेंजर हो जाती है. मतलब लोगों का खाना पीना, जीना, मकान, रहना, सब जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है, किल्लत में आ जाते हैं लोग. इसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस. सबसिस्टेंस का मतलब है सर्वाइवल. क्राइसिस ऑफ सर्वाइवल. सर्वाइव कैसे करे जब महंगाई इतनी है, आमदनी नहीं है, ऊपर से राजा जो है वो डबल टैक्सेशन लगा रहा है और टैक्सेशन बढ़ाने वाला है. समझ रहे हो फ्रांस में क्या सिचुएशन? अब समझ आ रही होगी. बुरी हालत है आपकी, आप फार्मर हो बेचारे, और राजा बात कर रहा है, खुद पार्टियां फेंक रहा है और बात कर रहा है टैक्सेशन बढ़ाने की. तो इस सिचुएशन को दर्शाने के लिए आपकी एनसीईआरटी में एक पिक्चर दी गई है.
है ना, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ स्पाइडर नेट है एंड उस पर स्पाइडर है, और जो स्पाइडर है वो वेट कर रहा है फॉर फ्लाइज टू कम एंड गेट स्टक इन इट्स नेट। स्पाइडर मैन नहीं, नॉर्मल स्पाइडर है ये, है ना। तो स्पाइडर वेट करता है, वो नेट बनाता है जिससे जो अदर फ्लाइज है वो चिपक जाए उसके नेट से और फिर उसको खाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर दिखा रखा है एक बड़ा सा नोबिलिटी या लैंडलॉर्ड, यू नो नोबेल लैंडलॉर्ड हो गए, और यहाँ पेजेंट्स है। और आप देखोगे नोबेल के पास बोरी भर के खाना है, ग्रेन है, बोरी भर के ग्रेन है, बट फिर भी वो ग्रीडी है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और वो इस पुअर पेजेंट से जो है और खाना मांग रहा है ना। तो पुअर पेजेंट इसको बोलते हैं फ्यूडल ड्यू। फ्यूडल ड्यूज मतलब क्योंकि वो पेजेंट है उसको बड़े जमींदार को ड्यू देना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा और सर्विस भी देनी पड़ेगी। नोबेल ने बोला कि चलो सामान देने आए हो तो जूता भी साफ कर दो, तो जूता भी साफ करना पड़ेगा। समझ लो आप पेजेंट्स की सिचुएशन इस फ्रांस 1774 और 1789 के बीच में, राइट। तो ये सोशल रियलिटी एक तरीके से दर्शाई गई है उस टाइम की, ठीक है। नाउ ये सिचुएशन चेंज कैसे होती है? नाउ गाइस ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन पहले नहीं थी। ऑब्वियसली फ्रांस में ये जो थर्ड एस्टेट टैक्स देता था, चर्च और नोबिलिटी फार्मर्स को, पेजेंट्स को बहुत मारती थी, उनको बहुत टॉर्चर करती थी, ये बहुत टाइम से हो रहा था। और बहुत टाइम से जो पेजेंट्स थे वो बीच बीच में साथ में मिलकर प्रोटेस्ट भी करते थे, ट्राई भी करते थे कि हम कुछ कर ले, क्रांति कर ले, बट कोई चेंज नहीं आता था। तो व्हाट चेंज्ड? हाउ डिड इट लीड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन? क्योंकि इवेंचुअली एक नए सोशल क्लास का इमर्जेंस हुआ, और इस सोशल क्लास जो नया इमर्ज हुआ इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास इमर्जेंस के वजह से वी कैन से इट लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो व्हाट वाज दिस सोशल ग्रुप? कौन था? तो ये जो नया मिडिल क्लास था ये वो लोग थे जो एजुकेट हो गए थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई कर ली थी, उन्हें ट्रेड आ गया था और उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया था ओवरसीज। तो जैसे वो इंडिया से, है ना, फ्रांस से आए थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फ्रांस से वो ओवरसीज जो है इंडिया से वुल, सिल्क, कॉटन ले जाते थे, यूरोपियन मार्केट्स में सामान बेच के पैसा कमाते थे। सो दे बिकेम रिच मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। वो एजुकेटेड थे तो उन्होंने बिलीव करना शुरू कर दिया था कॉन्सेप्ट सच एज इक्वालिटी। उन्होंने बोला कि यार ऐसा क्यों कि राजा और नोबिलिटी और चर्च वाले लोग टैक्सेस कभी पे नहीं करते और हम ही टैक्सेस पे करते रहे, ये तो गलत है। सो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दीज प्रिविलेजेस बाय बर्थ कि क्यों एग्जिस्ट करते हैं ये प्रिविलेजेस बाय बर्थ, है ना। उन्होंने कहा कि एक समाज में फ्रीडम होना चाहिए, एक इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए, सो दैट सब जो है इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं। तो ये नए आइडियाज, पहली बार ये आइडियाज फॉर्मुलेट हो रहे थे, इक्वालिटी जिसको हम आज ना आसानी से बोल देते हैं, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट्स इमर्ज होने लगे। नाउ इस टाइम पे काफ़ी सारे फिलोसफर्स भी आने लगे थे जो अपनी बातें अलग अलग तरीके से स्प्रेड करते थे। तो इनकी जो फिलोसफी थी दे स्टार्टेड बीइंग डिस्कस्ड इन सैलॉन्स, है ना। सैलॉन्स हो गए, होटल्स हो गए, कॉफ़ी हाउसेस हो गए, टैवर्न्स हो गए, जैसे बार होता है, रेस्टोरेंट होता है उस टाइम का, न्यूज़पेपर्स, बुक्स के थ्रू इन फिलोसफर्स की बातें भी लोगों तक पहुंचने लग गई। अब बहुत लोग फ्रांस में इलिटरेट थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उन तक भी इन फिलोसफर्स की बातें पहुंचाई गई थ्रू रीडिंग। जैसे मैं हूँ बुक रीडर, तो मैं पढ़ती थी टैवर्न में खड़े होके या कॉफ़ी हाउस में खड़े होके, एक रीडिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था और लोग जो है सुनते थे। तो इन फिलोसफर्स की थ्योरी क्या थी, फिलोसफी क्या थी, इस पर भी 1 मार्कर 2 मार्कर आता है, तो ध्यान से सुनना। जॉन लॉक ने अपनी एक किताब टू ट्रियटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की बिल्कुल गलत है, इसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए। व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन मतलब कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की, कि राजा ही डिवाइन है, भगवान जैसा है, राजा ही एब्सोल्यूट है, पावरफुल है, हमें राजा की बात सुनना चाहिए विदाउट क्वेश्चनिंग इट। ये जो कॉन्सेप्ट पहले चलता था कि राजा सब कुछ है, राजा की बात हमें सुननी है, इसको जॉन लॉक ने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा भाई क्यों हम सुने राजा की बात, कौन है ये राजा, है ना। ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, ही स्टार्टेड ब्रिंगिंग दीज आइडियाज टू द पीपल।
फिर रूसो ने भी अपनी एक किताब में, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके किताब में लिखा कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है इट शुड बी अ रिजल्ट ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब अभी आजकल जैसे होता है कि हम एक सरकार को चुनते हैं, वो 5 साल तक हमें रूल करती है, फिर हम किसी और सरकार को चुनते हैं, तो एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक समझौता है कि हम जिसको वोट करेंगे वो हमको रूल करेगा। बट मोनार्की में ऐसा नहीं था। मोनार्की में तो भैया राजा हमको रूल करता था, चाहे हम हो, हमारे बच्चे हो, हमारी कोई भी पीढ़ी हो, उसी वही राजा की के जो फैमिली है हमको रूल करती रहेगी। तो रूसो ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग और उनके लीडर्स के बीच में एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है। देन यू हैव मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने एक किताब लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें उन्होंने बताया था कि पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं ना कि पावर जो है किसी एक ऑर्गन पे, किसी एक राजा पे नहीं होनी चाहिए, वैसे ही मॉन्टेस्क्यू ने उस टाइम बोला था कि पावर जो है इट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ऑलराइट, सो गाइस दैट वाज वॉट वी हैव डन टुडे। अब आप समझ सकते हो कि अगला क्या होने वाला है। तो हमने पढ़ा कि भैया फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, कैसे जो है डिवाइडेड थी, कैसे जो है थर्ड एस्टेट के ऊपर अत्याचार हो रहा था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा होने लगा था, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था। उस सिचुएशन में जो है राजा ने टैक्सेशन बढ़ाने की बात की, फिलोसफर्स की बातें फैलने लग गई थी कि देखो राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट नहीं होना चाहिए राजा के पास। उसके बाद मिडिल क्लास का इमर्जेंस भी होने लगा था। कुछ ऐसे लोग सोसाइटी में जिन पे पैसा था, एजुकेशन था, सोसाइटी में, समाज में क्रांति लाने की क्षमता थी। अब ऐसे सिचुएशन में रेवोल्यूशन, क्रांति तो होनी ही थी। तो कैसे हुई, कैसे जो है मोनार्की एबॉलिश की गई फ्रांस में, एंड कैसे जो है फ्रांस को एक रिपब्लिक की तरह एस्टैब्लिश किया गया, क्या चेंजेस लाए गए उसके बाद, all of that we will be doing in the next session. So make sure that you stay tuned, you thumbs up the video, subscribe to the channel, and जल्दी से हम कुछ quiz questions कर लेते हैं। तो what is a livre? These are your options. A tax levied by the church, unit of currency of France discontinued in 1794, tax collected by nobles, या none of these. The third estate comprised of कौन? Who were the third estate? And what did the term old regime mean? जब हम old regime बोलते हैं उसका क्या मतलब है? History of France before 1789 AD, Administration of France before 1789 AD, Society and Institutions of France before 1789 AD, या none of these. Alright, so these are your 3 homework questions. Let me know your answers in the comment section. साल की शुरुआत अच्छा करोगे, पढ़ोगे, 20 मिनट का होगा ये आज का सेशन, इतना मुझे दे दो हर रोज, बस आपकी लाइव सेट है, आपकी SST सेट है। ठीक है, so that is it. याद रखना क्लास 10 SST मतलब सुरभि मैम। ठीक है, तो मेरे साथ हम ऐसे क्लास 9 एंड 10, तो मेरे साथ हम SST शुरू करेंगे और एंड करेंगे, है ना। सारे सेशंस में आपको आना है। हर चैप्टर की PDF आपको इन टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलती रहेगी, तो ज्वाइन करना मत भूलना। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर कमिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। लव यू, बाय। एंड कॉमेंट सेक्शन में आंसर्स भी बताना और अपना प्यार भी देना।